हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ चुके हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये जैसे जो पढ़ रहे हैं, हम लोग 6 पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का और हाइपर कंजुगेशन का, और जो मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो था। तो ये सारा चीज़ का ओवरऑल एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो पहला एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हैं हम लोग, दूसरा रेजोनेंस एनर्जी हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, तीसरा और चौथा उधर जो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड में हम अभी जो पढ़ने आ रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को होता क्या है, ये जो होता है डिफरेंस होता है किसके इसके बीच का, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का। ये जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये होता क्या है, ये जो होता है जैसे कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। कोनिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। जैसे 2 3 4 रेजोनेटिंग, जैसे ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया तो RS1 बोल दिए, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS2 बोल दिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS3 बोल दिया उसमें। तो ये सारा, तो ये तीनों में से कोई ना कोई, जैसे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला है, ये वाला है, तो मान लिया तीनों में से कोई भी कम एनर्जी होगा, जिसका कम रेजोनेटिंग, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसका कम एनर्जी है, तो उसका, तो ये तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, दोनों कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों में से सबसे कम जिसका एनर्जी होगा तो उसका डिफरेंस, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल। जिसका कम एनर्जी होगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ बोला है। चलिए मान लिया इसमें जैसे सेकंड वाले का एनर्जी कम है, सेकंड वाले का जैसे इसका इसका 20 है, इसका इसका भी 20 है, और इसका मान लिया हम लोग 15 है, तो 15 है। और तो तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कम किसका हुआ, ये वाले का एनर्जी कम है। तो सबसे कम एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो मतलब ये वाला हो गया, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। ये जो 20 किलो जूल है, किलो जूल या जूल लिख लो, तो इसमें किलो जूल लिख लो, ये 15 किलो जूल लिख लो। तो इसका एनर्जी कम है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहीं क्या बोला है, डिफरेंस किसके बीच है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच का जो डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का जो ये एनर्जी होता है, तो उसका जो एनर्जी होता है, ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर से कम होते हैं। या तो देखो 20 है, 15 है, तो ये सारे जितने भी होंगे इससे कम ही होंगे, हर हमेशा हमेशा कम होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जब भी आएगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होगा, किससे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी। अगर जैसे सबका एनर्जी सेम होगा, जैसे इसका भी 20 होता है, इसका भी 20 होता है, इसका भी 20 होता है, ये तीनों का अगर 20 होता है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कितना होता है, उसका मतलब जैसे हाफ के बराबर होता है। जैसे 2 स्ट्रक्चर मान लिए, जैसे 1 और 2, जैसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका दोनों का एनर्जी सेम है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, तो उसका जो एनर्जी आता है उसका जस्ट दोनों का हाफ आता है। दोनों का 20-20 था, तो इसका हाफ आ जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का हाफ आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ऐसे करके मतलब उसका आधा कर देते हैं। जब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा और दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, जो उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, तो उसका जो एनर्जी होगा उसका हाफ बनेगा, हाफ के अराउंड बनेगा, जस्ट ये हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, ये एनर्जी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी को रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी के भी नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है, मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, मोर द रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो ये देख सकते हैं, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन है, तो उसको ध्यान में रखना है। जो एसर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकता है अभी, तो ये सारा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट ये है, देखो दूसरा पॉइंट इसमें ये है, जो जैसे इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग पहले जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो वहाँ पे ये ध्यान में ये पढ़ रहे थे, तो कुछ रूल्स थे। तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, जो एटम जो होता है, एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। अगर एटम का मूव कर रहा था तो क्या हो रहा था, उसको टोटोमेरिज्म बोल लेते। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बोला है, इसमें जो रेजोनेंस एनर्जी में,
तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें दो चीज़ पाया जाता है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स है, तो उसको रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स है क्या रखता है, एक तो ये होता है जो सेम पोजीशन ऑफ एटम, सेम पोजीशन ऑफ एटम बोलो या न्यूक्लियाई बोलो बात सेम है, तो सेम पोजीशन ऑफ एटम। और दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा पॉइंट ये है जो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम इसलिए बोल रहा है जो। और दूसरा हम लोग ये भी उसमें पढ़े थे जो चार्ज कभी भी बनाओ चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आता, चार्ज अगर ओवरऑल न्यूट्रल है तो ओवरऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनने के बाद भी न्यूट्रल आना चाहिए। जैसे किसी में चार्ज जीरो है तो कोई एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाए उसमें एक प्लस आ गया एक माइनस होगा, दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। तो ऐसे करके उसमें बताना है जो क्या हो जाएगा, चार्ज रिमेन सेम। तो इसमें एनसीईआरटी के फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं जो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज सेम रहता है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ये एनसीईआरटी का है, तो बोला एनसीईआरटी देखेगा तो आप लोग को ध्यान आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या एक पहला क्या था, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या रखते हैं, पोजीशन जो उसका पोजीशन जो होता है इसका एटम्स का जो पोजीशन होता है, सेम पोजीशन सेम पोजीशन ऑफ एटम, मतलब एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें। और दूसरा क्या है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सेम चार्ज होगा, चार्ज में मतलब कोई मतलब ज़्यादा होगा ना कम होगा, घटेगा नहीं, रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम, ऐसे करके भी लिखा हुआ सकता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है इसमें। तो इसमें हम लोग देख लेंगे जो कुछ रूल्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, रेजोनेंस एनर्जी का, तो वो हम लोग देखते हैं उसमें। हम लोग ये देखेंगे जो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो रेजोनेंस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग 3-4 पॉइंट है, तो वो सारा पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो ये है, ये वाला पहला पॉइंट है, उसके बाद सेकंड वाला ये वाला है, तीसरा वाला ये वाला है, चौथा वाला ये वाला है। तो इस टाइप से अगर पहले देखेंगे कोई भी कंपाउंड दिया बोलेगा रेजोनेंस ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी निकालो, 3-4 कंपाउंड दे दिया बोलेगा ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी निकालो। तो हम लोग को ये चारों रूल को हम लोग को ध्यान में रखना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होता है, तो हम लोग वहाँ पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी अकॉर्डिंग याद हो रेजोनेंस एनर्जी है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, रेजोनेंस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। तो पहला ये देखेंगे, अगर इससे इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट से नहीं दिया हुआ है और फॉर्मेट में दिया हो तो ये काम नहीं करेगा। तो अब सेकंड वाले में देखेंगे तो बेटर रेजोनेंस किस में हो रहा है, स्पीड ऑफ फ्लो देखेंगे। स्पीड ऑफ फ्लो सबसे ज़्यादा जो फ्लो होता है किसका, नेगेटिव चार्ज का सबसे ज़्यादा आराम से वो तेज़ी से दौड़ता है। उसके बाद लोन पेयर का होता है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसके बाद होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लो किसका होगा, नेगेटिव वाले का जल्दी फ्लो कर जाएगा, उसके बाद लोन पेयर वाला फ्लो करेगा, उसके बाद पाई वाला फ्लो करेगा। तो मतलब एक स्पीड होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका, नेगेटिव का, फिर लोन पेयर का, फिर पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखें इक्विवेलेंट वाला देखें केस, फिर उसके बाद बेटर रेजोनेंस किस में हो रहा है, तो बेटर रेजोनेंस जिसमें ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा वो ज़्यादा बेटर रेजोनेंस होगा, तो इस पर देख लेंगे। तीसरा क्या है, एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन। तो एक्सटेंडेड वाले का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। उसका चौथे वाला तीसरा वाला से भी नहीं हो रहा है तो चौथा वाला देखेंगे। अगर एरोमेटिक है तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा नॉन एरोमेटिक से, फिर एंटी एरोमेटिक। तो ये देखो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका हो जाएगा, एरोमेटिक का, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर
एंटी एरोमेटिक का। तो ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले ये चारों को ध्यान में रखना। पहला वाला देखेंगे उससे नहीं कर सकते हैं, फिर सेकंड वाला देखेंगे उससे भी नहीं हो रहा है, तब तीसरा वाला रूल देखेंगे उससे भी नहीं हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला रूल, ये तीसरा वाला रूल, ये फोर्थ रूल। तो चारों रूल को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला वाला से नहीं होगा तो सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला से नहीं होगा तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा वाला नहीं होगा तो चौथा वाला से देखेंगे। तो चारों में से किसी न किसी से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आइडिया मिल जाएगा कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें, अब जैसे देखो ये इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ये दिया हुआ इसमें। अब देखो ये जो निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे, जो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन होगा तो निगेटिव चार्ज वाला किधर की तरफ, पाई की तरफ भाग रहा था, तो ये इधर की तरफ टूटेगा। तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ टूट जाएगा। तो इसी तरह करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार इधर होगा, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर इधर होगा, ये तो इधर हुआ, एक बार इधर हो गया, फिर ये हो, मतलब 3 ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड है तो 3 तरफ ये रेजोनेंस होगा। तो 3 तरफ होगा तो क्या बनेगा, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं, जो इक्विवेलेंट में हम लोग ये पढ़े थे, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था या ट्रांसफ़र हो रहा था, क्या हो रहा था, वन एटम टू अनदर एटम। तो वहाँ पे दोनों एटम सेम था। जैसे ए था तो ए से ए ही में जा रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही में आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन में आ रहा है, फिर यहाँ ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ही आ रहा है। तो मतलब ये सेम एटम में जा रहा था, सेम एटम में जा रहा है, जाएगा तो उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब दूसरा वाला केस ये है, जैसे ये इस टाइप का केस है, यहाँ पे O माइनस। तो इस टाइप का केस है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये हो गया, कार्बन ऑक्सीजन वाला, एक कार्बन ऑक्सीजन वाला ये हो गया, तो 2 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन वाला 2 बॉन्ड हो गया, तो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। 2 इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में जाएगा, तो ऐसे करके एक दूसरे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम एटम में जा रहा है, सेम एटम में जाएगा तो इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये हो गया। देखो नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, हम लोग ये नॉन इक्विवेलेंट भी देख लेते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन माइनस है। अब जैसे ये वाला जो माइनस चार्ज है ये इधर की तरफ टूटेगा, और ये पाई बॉन्ड है तो इधर की तरफ टूटेगा। अब ये जो माइनस चार्ज है किधर जा रहा है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सेम एटम पे तो जा नहीं रहा है, अलग एटम पे जा रहा है। ये ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है, मतलब वन एटम टू अनदर एटम का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है सेम एटम पे नहीं हो रहा है, मतलब अलग डिफरेंट एटम पे हो रहा है। डिफरेंट एटम पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग वहाँ भी क्या पढ़े थोड़ी देर पहले, जो इक्विवेलेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ए और ये वाला जो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी सी में सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो देखो सी वाले का तो सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, जो ये नॉन इक्विवेलेंट था, तो सी वाले का सबसे पीछे रख दो आप। ए और बी में देखेंगे, और ए और बी में ये देखेंगे जिसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो पहली बात तो इक्विवेलेंट दोनों में है, तो इक्विवेलेंट तो इसे पता नहीं लगेगा। और हम लोग ये पढ़े जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, कॉनिकल स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उतना रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जैसे ये वाला पॉइंट पढ़े थे ना हम लोग, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो यही सारा यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें 2 ही बन रहा है। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए का ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बन रहा था उसमें, और ये वाले में 2 ही बन रहा है। तो ए बी सी करके ये ऑर्डर बन जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो गया ए बी सी करके। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। और अब जैसे एक कोई कंपाउंड है, एक मोलिक्यूल है, इस टाइप से मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे माइनस है, और यहाँ पे ये है, ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज वार्ज कुछ नहीं दिया। तो चार्ज वार्ज नहीं दिया तो मतलब यहाँ पे ऐसे करके ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। और तीसरा है ऐसे करके है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू करके ऐसे करके। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे,
तो देखो ये जो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का सबसे ज़्यादा फ्लो ऑफ स्पीड सबसे ज़्यादा किसका था, निगेटिव चार्ज का। तो ये जल्दी कंपाउंड तो तीनों में सेम है, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मॉलिक्यूल डिफरेंस क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो अब सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा होगा, जो निगेटिव में इलेक्ट्रॉन देगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो इसकी स्पीड सबसे फास्ट हो गया, फास्ट ज़्यादा होगा तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। और इसका लोन पेयर है तो निगेटिव वाले के पास लोन पेयर वाले का स्पीड होता है, फिर इसके बाद उसका स्पीड मॉडरेट हो गया, मॉडरेट हो गया। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड वाला। तो पाई बॉन्ड वाले में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, मतलब सबसे कम स्पीड किसका, पाई बॉन्ड वाले का। ये भी टूटेगा लेकिन इसका स्पीड कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसका है तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा इसको मान लीजिए ए था, ये बी था, ये सी था। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर आ गया, रेजोनेंस एनर्जी का ये ऑर्डर आ गया सेकंड। अब हम लोग ये देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे जैसे इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, इसमें रेजोनेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं इस टाइप का एक मॉलिक्यूल है, इस टाइप का है। अब देखो तो इसमें देखेंगे ये जो इसमें जो रेजोनेंस होगा, इसमें जो रेजोनेंस है किसी भी डायरेक्शन में होगा, इधर ही टूटेगा तो इधर ही ऐसे करके सब टूटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो। अब जैसे इसमें रेजोनेंस होगा तो ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर करेगा, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो इधर करेगा। तो मतलब दो एक इधर से एक इधर से, दो अलग अलग डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, तो रेजोनेंस एनर्जी जो होता है तो किसका ज़्यादा होता है, एक्सटेंडेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है। इसको मान लिया अगर ये ए था, ये बी था, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी ए का ज़्यादा होगा बी से, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वाला है, तो क्रॉस वाले का कम होगा। ऐसे करके देख सकते हैं। तो एक दो केस और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस टाइप का है, ये क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर। और ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग और इसमें, तो अब इसमें ये देखेंगे जो किसका ज़्यादा ये होगा, मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाले का ज़्यादा होगा, एरोमेटिक वाले का ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना है। तो ये वाला जैसे ये अगर बी है, ये ए है, तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, बी वाले का ज़्यादा होगा ए से। ऐसे करके भी ध्यान रखना है किसका ज़्यादा होगा। अब जैसे ये वाला जो था यहाँ पे, ये वाला, तो इसको क्यों नहीं ज़्यादा नहीं लिए, इसको इसलिए ज़्यादा नहीं लिए जो एरोमेटिक का ज़्यादा होता है। चलो ये ना एरोमेटिक ना एरोमेटिक, तो ये दोनों में नहीं आता, तो मतलब नॉन एरोमेटिक मान लो, एरोमेटिक है ही नहीं। तो एरोमेटिक नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कम होती है ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, जो स्टेबिलिटी एरोमेटिक की ज़्यादा होती है, तो उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो इसलिए यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक था, इसलिए इसका एनर्जी भी कम हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कम है एरोमेटिक के कंपेयर में। और आप में से जो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर आए तो आप तक वो पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे, या फिर मुझे मेरे प्रोफाइल में, चैनल के प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं हम लोग, या फिर वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, अलीग वर्ल्ड 5.0 जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।